Hey guys, welcome. This is today we'll learn about the six steps in SAP FI. So, what is SAP? SAP क्यों चाहिए होता है? समझ लो आपकी एक कंपनी है एबीसी स्टील पाइप वेंडर्स, ठीक है? विच यू आर लोकेटेड इन मुंबई. आपको हर चीज मैनेज करनी है उसमें, जैसे पाइप का खर्चा, लाइक फाइनेंसेस बिहाइंड इट, फाइनेंसेस यूजेस एक्सेल, है ना? जैसे अभी आपका बोलते हैं ना वेंडर डेटा मैनेज करना है आपको, तो ये सब जो डेटा है ना ये सबके काम अलग अलग है. ठीक है, ये सब अलग अलग चीजें. तो you cannot withdraw the real time data linked within it. So here the ERP plays the most significant and the most efficient role about linking whole the data together and giving you a subsequent financial statement report. So हर चीज में हम बोल सकते हैं कि SAP जरूरी है, और SAP के कई पार्ट्स है. SAP FI is finance, SAP CO is controlling, SAP SD is sales and distribution, SAP MM is material management again, which is largely used in रियल इस्टेट, इन कंस्ट्रक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इसके भी है ना तीन वर्जन है. इसका प्रीवियस वर्जन था ECC, which is the old generation SAP GUI, which was like it had multiple tables and multiple configuration. You had to use the long pathway. अब pathway आप देखोगे ना, तो उसमें कम से कम 8 से 10 स्टेप आते. सो यही पे कम करने के लिए S4 हैना ने क्या यूज किया? दे इंट्रोड्यूस द टी कोड. टी कोड क्या होता है? नथिंग बट जस्ट अ कोड्स यूज टू डायरेक्टली गो और एक्सेस द स्क्रीन्स. अगर मुझे इनवॉइस स्क्रीन एक्सेस करनी है जो बेसिकली एंड यूजर करता है, तो मैं क्या डालूंगा? मैं पाथवे नहीं यूज करूंगा. मुझे एसीसी में अगर मैं होता तो मैं मुझे पाथवे यूज करना पड़ता है. बट अगर नाउ दैट आई एम यूजिंग एस फॉर हैना, आई कैन जस्ट सिंपली पुट n/fb60. आई विल गो इन अकाउंट्स पेबल इनवॉइस स्क्रीन. सो दैट्स द डिफरेंस. एंड इसका जो अभी नया वर्जन है, विच इज ऑल्सो इन टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट, विच इज फ्योरी ऐप. फ्योरी ऐप आपका मोबाइल फ्रेंडली ऐप है. इट इज कम्प्लीटली एंड्रॉइड बेस्ड ऐप एंड इट इज कम्प्लीटली अ न्यू GUI. सो वो आपको क्या एक्सेस करता है कि वो बेसिकली एक नया वर्जन नहीं है, लेकिन इसका एक टॉपअप है. जैसे बोलते हैं ना कि एक 4G को अपडेट करते हैं 5G, तो उसका एक ये थ्रो अप है कि इसके ऊपर वो बैठता है, लेकिन इसको एडवांस करता है. तो अभी ये जो आप जो डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो एक पीसी से या लैपटॉप से, एस फॉर हैना इज डेफिनेटली अ लैपटॉप कॉम्प्लेंट ओनली. इट डजंट रन इन मोबाइल. सो आपको फ्योरी क्या करता है कि फ्योरी आपको कंप्लीटली मोबाइल एक्सेस देता है. यू कैन लॉग इन, हाँ, बट it requires the access, it requires a due permission, but you can access Fiori app in your mobile, and you can see all the real time transactions placed within your business at any time anywhere. So conveniently Fiori is that for you. So let's roll on to the intro and let's start with all. तो अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की. तो और पोस्टिंग की. डॉक्यूमेंट टाइप मतलब एक एसएपी लैंग्वेज में एसएपी सिस्टम जो होता है, वो आपके इनवॉइस को, जैसे डेबिट है या फिर क्रेडिट है, तो उसमें है ना वो एक आपको टैग देता है. जैसे केयर होता है वेंडर के लिए, केजेड होता है वेंडर, हाँ, केयर होता है वेंडर के लिए, डीआर होता है अपने कस्टमर के लिए. तो अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल दोनों के लिए अलग अलग, जैसे वो सब कीज होती है वो. तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट टाइप. जैसे केयर होता है वेंडर इनवॉइस, डीआर होता है कस्टमर इनवॉइस. तो वैसे ही नंबर रेंज भी, एवरी डॉक्यूमेंट हैज इट्स ओन नंबर रेंज, यूनिवर्सल नंबर रेंज होता है. जैसे अब आप अगर आप नंबर रेंज उतना असाइन करते हो उसके, आपके बोलते हैं ना क्यू में, या फिर उस डॉक्यूमेंट टाइप के लिए, तो उस नंबर रेंज के विद इन ही आप उसके लिमिट्स डिसाइड कर सकते हो. ऐसा है. जैसे 19 0 0 0 0 0 1 से लेकर 19 0 0 0 0 0 10 तक, तो वो आपके जितने भी बीच में नंबर्स आएंगे, लाइक विद इन 19 0 0 0 0 1 और 19 0 0 0 0 10 में, उसके बीच में ही आप उसको डॉक्यूमेंट टाइप्स को लिस्ट कर सकते हो. और थर्ड आता है आपका पोस्टिंग कीज, डेबिट क्रेडिट. यूजुअली तो एसएपी में ऐसा है कि अकाउंटिंग के लिए 40-50 का की जनरेट होता है, जैसे डेबिट के लिए 40, क्रेडिट के लिए 50. लेकिन आप अगेन उसको जैसे विद इन, जैसे क्लाइंट यूजर डेटा के आप हिसाब से अगर कॉन्फ़िगर करते हो, तो आप उसको 60-70 या 90-110 ऐसे भी असाइन कर सकते हो. बट उसका जनरल फॉर्मेट होता है 40-50, जो ऑलरेडी एसएपी में असाइन होता है आपके लिए. तो इसमें तीन चीजें आ गई अपनी: डॉक्यूमेंट टाइप, नंबर रेंज और पोस्टिंग की. तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है एक डॉक्यूमेंट को एज होल सर्कुलर फॉर्म करने के लिए. बाद में जाएंगे अपन पांचवें पार्ट में, जो है करंट एंड फिस्कल ईयर वेरिएंट. फिस्कल ईयर वेरिएंट कुछ नहीं होता है. दो टाइप के फिस्कल ईयर वेरिएंट्स होते हैं, एक तो कैलेंडर फिस्कल ईयर वेरिएंट और नॉन कैलेंडर फिस्कल ईयर वेरिएंट. अपना जो नॉर्मल कैलेंडर फिस्कल ईयर होता है, जो भी अपने अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और मार्च तक चलता है, तो अपना हो गया वो बेसिक रूटीन कैलेंडर फिस्कल ईयर, जो यहाँ पे सारे सीएस, अकाउंटेंट्स और फर्म्स फॉलो करते हैं. नॉन फिस्कल ईयर मतलब कोई, चलो किसी फर्म का अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है,
या फिर सितंबर में खत्म हो गया, तो वो नॉन कैलेंडर मतलब वो K4 वर्जन के हिसाब से चल रहा है, उसके लिए की है K4, और कैलेंडर फिजिकल ईयर के लिए की है V3। तो वो चीज है, जैसे SAP GUI में असाइंड होता है ये सब भी। तो इसके ऊपर से एक और चीज होती है एडजस्टमेंट एंट्री, जिसमें कैसे अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड के ऊपर से कुछ मिस हो गया, जिससे आपकी कोई एंट्रीज रह गई, या फिर आपको बोलते हैं ना कुछ पेमेंट आया या पेमेंट आपका जाने वाला है, बट वो आप विद इन उस पीरियड रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए एक स्पेशल पीरियड होता है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, जिसमें आप वो स्पेशल 4 मंथ्स का अलॉटमेंट दिया जाता है, मतलब 12+4, जैसे 12 मंथ्स होते हैं कैलेंडर ईयर में, तो आपका स्टैंडर्ड रेगुलेटरी रिकॉर्डिंग पीरियड हो गया। तो वो जो 4 मंथ्स होते हैं ना, वो आपके एडजस्टमेंट एंट्रीज पीरियड होता है, मतलब वो एडजस्टमेंट पीरियड होता है जिसको बोलते हैं अपन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। सो उसमें आपके सारे एडजस्टमेंट या आउटस्टैंडिंग जो भी साल भर के एक्सपेंसेस थे, जिन्हें आप साल में रिकॉर्ड नहीं कर पाए, उसमें रिकॉर्ड करते हो, मतलब एक लीज पीरियड होता है, इन द सेंस एक लेमन टर्म्स में लीज पीरियड होता है। तो बात करते हैं अभी सबसे फाइनल चीज की, लाइक वो जनरल लेजर। जनरल लेजर में क्या होता है कि सारे जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं, एडवांस हो, एक्रूवल हो, इन बिफोर इनवॉइस हो, आफ्टर इनवॉइस हो, तो वो सारे आपके बिजनेस को अफेक्ट करते ही करते हैं। लाइकवाइज वो आपके रिकंसिलिएशन को भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका रिकंसिलिएशन हर सब लेजर से जुड़ा हुआ होता है। आपके रिकंसिलिएशन कब होगा प्रॉपर, आपको आपका नेट वैल्यू वगैरह कब पता चलेगा, जब प्रॉपर रिकंसिलिएशन होगा। और प्रॉपर रिकंसिलिएशन कब होगा, जब आपके सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन एक दूसरे से सबलिंक्ड होंगे, जैसे सब लेजर होता है, सब लेजर लिंक होता है। तो उसमें अ, जैसे वेंडर अकाउंट हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है अकाउंट्स पेबल से। जैसे उसमें कॉन्फ़िगरेशन सेट होता है, जैसे ड्यूनिंग होता है, ड्यूनिंग लाइक इज एग्जांपल फॉर ड्यूनिंग इज अ रिमाइंडर स्टेज प्रोसेस, तो उसमें भी ड्यूनिंग की, ड्यूनिंग ब्लॉक, ड्यूनिंग एरियाज डिफाइंड होते हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो ये विद इन कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो ये सब चीजें सेटअप होती है उसमें। तो जिसमें ऐसा हो गया कि अगर ओपन आइटम आइटम मैनेजेबल में जाओगे, तो आप लाइन आइटम डिस्प्ले देखते हो, जैसे FBL3N में जाके उसका जो टी कोड है वो आप यूज करते हो, तो आप देखते हो कि कितने ओपन आइटम मैनेज हो सकते हैं। मतलब ओपन आइटम इज नथिंग बट योर अनक्लियर्ड आइटम्स, अनक्लियर्ड बैलेंसेस विच आर subjectively showing up in your system. So you need to settle that. You need to basically manage the debit and credit equally, so that the balance, nil balance, gets zero. And when you understand the indicator is turned green, it is settled. So डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में क्या होता है कि अकाउंटिंग एंट्रीज इक्वली डिवाइड हो जाती है, जिससे आपका सब लेजर टैली हो जाता है और आपके बैलेंसेस सेटल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। दिस इज अगेंस्ट कंसिडर्ड कॉन्फ़िगर्ड इन सिस्टम इटसेल्फ। सो एक प्रोसेस के थ्रू फॉलो होता है, जिसमें पहले आता है आपका परचेस ऑर्डर, जिसमें आपका आपको जो बोलते हैं ना बेसिक ऑर्डर आता है वेंडर से, वेंडर से, जिसमें आपको गुड्स रिसिप्ट आता है, माइगो करके उसका टी कोड है, जिसमें आपको वापस आपका फिर आपका काम होता है, आपकी कंपनी जनरेट करती है इनवॉइस विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेंडर इनवॉइस, विच इज FB60, विच इज देन कन्वर्टेड टू वेंडर अकाउंट अपडेटेड, एंड द एसेट गेट क्रिएटेड इन GL। मतलब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एसेट का GL क्रिएट होगा, जिसके लिए आपका रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे करके फिर पेमेंट होता है, फिर एसेट डिप्रिसिएशन रन होता है, और एंड देन इट गेट्स फाइनली द लास्ट स्टेज इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपडेट। इसका एक ही पर्पज है इन सब करने का, आपको कंपनी को इंटरनल रिपोर्ट्स देने, ठीक है, जो ऑडिटिंग में भी यूज होंगे, क्योंकि आपका फाइनेंशियल डेटा है वो हर एक उसका जो लिंक है, ये सब एक लिंक्स है, और यह चीज हर एक से जुड़ी हुई है, बट इसका ट्रैक्शन अलग अलग होता है। जैसे डिप्रिसिएशन में डिप्रिसिएशन रन होता है, डिप्रिसिएशन एरिया होता है, तो उसमें सब सेट होता है कि डिप्रिसिएशन कब तक रन होगा, उसका रिमाइंडर क्या है, कौन सा एसेट की वैल्यू कितनी होगी, कौन से स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होगा या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होगा। तो ये सब उसमें सेटअप होता है पहले से ही। तो ये काम होता है बेसिकली कंसल्टेंट लेवल पे, ये एंड यूजर को काम नहीं होता। एंड यूजर को बस पेमेंट मैनेज करना होता है, पेमेंट इनवॉइस मैनेज करनी होती है, और उसको देखना होता है कि भाई ओपन आइटम बैलेंस कितना है, और उसको रन करके सेटल करना होता है। That's it. So this is my time for you guys. This is Aditya Chavan signing off, explaining all the 6 steps of the ERP system and how the payment invoices are run. Thanks, Open.